कि जहां पर लाइंस क्लोजर होती हैं, पास पास होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और जहां लाइंस दूर होती हैं, फैली हुई होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है वो कैसे पता चलेगा? तो बहुत एक सिंपल सा फंडा है, उसको ध्यान रखिए। देखा गया है लास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड है उससे ये दिखता है कि इस चैप्टर से पिछले सालों में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बनता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का प्रचंड की इस पीवाईक्यू डिस्कशन की सीरीज में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं नीट एग्जाम में उस पर डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे एक तो यह फायदा आपको होगा कि आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि यार किस तरह के क्वेश्चंस जो है पिछले सालों में पूछा गया है, ताकि जब आप अपनी पढ़ाई करें तो आपको एक अंदाजा रहे कि यार ये टॉपिक्स या इस तरह की चीजें पीछे एग्जाम में आ चुकी हैं और उन पर आप ज्यादा फोकस कर सकें। देखा गया है लास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड है उससे यह दिखता है कि इस चैप्टर से पिछले सालों में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बनता है और बहुत बेसिक फार्मूले, जो सीधे सीधे फार्मूले हैं, उनसे ही ये क्वेश्चंस, उससे ही बड़े आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूले लग रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको देखते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ l। इतना ही देखते ही मुझे ये दिख रहा है कि ये जो बन रहा है -q और +q, ये मेरा एक डायपोल बन जा रहा है। तो ये मेरे लिए एक डायपोल है। तो मेरा एक डायपोल है और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r वेरीज एज, और 4 ये ऑप्शंस आ गए हमारे पास। तो इसमें ये जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काफी बड़ी डिस्टेंस पर किस तरह से वेरी कर रहा है। मगर क्वेश्चन में ये नहीं इसने बताया कि एक्सियल पोजीशन पर पूछा जा रहा है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये वाली पोजीशन होगी जो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तो यहां से किसी r दूरी पर, कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो उसकी एक्सियल पोजीशन हो गई। और इक्वेटोरियल का मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर। तो चाहे आप एक्सियल पे निकाल लीजिए या इक्वेटोरियल पर निकाल लीजिए, डिस्टेंस के साथ जो प्रोपोर्शनलिटी बन रही है वो दोनों में ही सेम है। तो चलो एक्सियल में मैं पहले देख लेता हूं। तो एक्सियल के लिए देखा जाए तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई होगी जो कि P हो गई, ठीक है। और एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की होती है। तो इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इधर हो गया मेरा ई एक्सियल, और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो इसके बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर आती है। और यहां से r दूरी पर ये मेरी पोजीशन होगी इक्वेटोरियल की। और इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंटी पैरेलल होता है डायपोल मूवमेंट के। एंटी पैरेलल का क्या मतलब हुआ कि अगर डायपोल मूवमेंट इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मेरे लिए इक्वेटोरियल का हो जाएगा। तो अब दोनों ही फार्मूले अगर मैं देख लूं तो ई एक्सियल पर ई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ई एक्सियल पर फार्मूला जो मेरा बनता है वो बनता है 2kp/r³। अगर r बहुत बड़ा है l से तो डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ई इक्वेटोरियल पर अगर मैं देख लूं, ई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको। ई इक्वेटोरियल पर जो फार्मूला बनता है वो बनता है -kp/r³। इसको मैं कैपिटल R लिख देता हूं, ठीक है, r³। तो माइनस साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? माइनस साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये आपका देखें तो दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल r³ बन रहा है। और अगर दोनों ही फील्ड में प्रोपोर्शनल r³ है तो करेक्ट आंसर इन सभी में चेक करोगे तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला आता है डायपोल मूवमेंट के लिए, डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बड़ी आसानी से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ एक करेक्शन भी है, इसको मैं माइनस साइन डाल देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एंड इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p
आर बहुत बड़ा है, कह रहा है आर सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग द डायपोल। ठीक है, जो आर है दूरी है वो डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है उससे काफी बड़ा है। ये बात ये कह रहा है कि अगर ये दूरी एल है तो जहां हमें निकालना है बाइसेक्टर पर निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना है, तो यहां पर जो आर है वो बहुत बड़ा है एल से। ये बात यहां पर इसने लिखी है। ठीक, तो अभी पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन हुई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस जगह पर इस तरफ हो जाएगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना फार्मूला हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस के पी बाय आर क्यूब। अगर ये दूरी आर है तो करेक्ट अगर देखा जाए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू अगर हम यहां डाल दें तो ये होगी माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इन सभी में करेक्ट ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन जो है उसकी बात कर ले तो आर स्क्वायर आ रहा है और गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, इक्वल्स टू माइनस पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पिछले साल 2020 में आया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा अगर फार्मूला आपको याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 के री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक फार्मूले आते हैं तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक डिस्टेंस दे दी है इन्होंने 2.4। ठीक है, इस डिस्टेंस से फिर से पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय, किसी डिस्टेंस से सेपरेट है और उनका रेशियो ये दिया हुआ है, ये जो चीज दे दी है ये यहां पर हमको रेशियो दे दी है। ठीक, कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज नियरली। हमको ये निकालना है कि इसका और इसका जो रेशियो है वो रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स का फार्मूला क्या रहता है। कूलम फोर्स का दो चार्जेस के बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा होता है, एफ क्यू लिख देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, कूलम फोर्स को एफ क्यू, दो चार्जेस के बीच कूलम फोर्स जो लगता है उसका फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, दो चार्जेस हैं, अगर Q1 और Q2 सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से, तो इनके बीच जो फोर्स का फार्मूला लगता है वो ये लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, एफ जी से देख लेते हैं इसको। तो ये फोर्स हमारा लगता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे लिए इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे लिए इक्वेशन 2 हो गई, और इसने बोला कि इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो मुझे दे दिया है। तो मैं चलो इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे लिए इक्वेशन होगी एफ क्यू कूलम फोर्स वाला अपॉन एफ ग्रेविटेशन वाला। ठीक, बराबर हो गया किसके, तो यहां से देखें तो ये हो गया के बाय जी, और दोनों के लिए डिस्टेंस सेम ही है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बच्चा मेरे पास Q1 बाय Q2 अपॉन M1 बाय M2। मेरे को रिलेशन निकालना है कि ये जो K है, ये कांस्टेंट जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मैंने डायरेक्ट K लिख दिया, इस K बाय G की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से ही मैं अगर सॉल्व कर लूं, ठीक है, तो K बाय G मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन से देखूं अगर, तो K बाय G मैं लिख सकता हूं एफ क्यू बाय एफ जी, ठीक, M1 M2 बाय Q1 Q2। अब इसको ही बस सॉल्व करना है,
और उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, इसका रेशियो ये दिया हुआ है, डाल देते हैं। वैल्यू है 2.4, यहां से वैल्यू डाल दी रेशियो की, इंटू 10⁻39 इंटू m1 m2 मासेस क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, मासेस दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है प्रोटॉन का मास, ठीक है, और ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का मास, तो मासेस भी डाल देते हैं। तो क्या हो गया, इनटू मासेस प्रोटॉन का कितना हो गया, ये डाल दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27, मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 अपॉन Q1 Q2। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्जेस आपको पता है सेम होते हैं, वैल्यू वाइज सेम होते हैं, एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है, हमें यहां मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो दोनों का चार्जेस रख देंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर से इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों के हमने चार्जेस रख दिए यहां पर। और बेटा अब इसको अब बस सॉल्व करना है। अब तुम बोलोगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है क्या, नहीं भाई नहीं, हमको एक अप्रोक्सीमेशन में उसने पावर में देखो दे दिया है 10, 10⁻30, 10⁻20, 10⁻40, तो खाली पावर सॉल्व कर लो। ये जो डेटा है ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली ये पावर्स देख लो। तो पावर्स अगर खाली देखोगे तो 39, ठीक है, खाली पावर्स, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 39 माइनस 27 माइनस 31, ये तो ऊपर की पावर हो गई, और नीचे वाली पावर जो है अगर ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगी, तो प्लस 19, और ये भी चला गया तो प्लस 19। इसको मोटा मोटा आप सॉल्व करके देख लीजिए, इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको जो है ये रिजल्ट, ये वैल्यू तो दे देगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे 39 माइनस 31, 27, 19, 19, 38, ठीक है, ये तो हो गया 38 प्लस 39 और इससे माइनस कर दो तो ये लगभग 19 आ गया। तो 19 के क्लोज में कौन सा पड़ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, 10⁻19 का बन रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स को छोड़ भी दें तो ये लगभग 10⁻19 का इंटू में कुछ बन रहा होगा। तो हम देखें तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता है, ये वैल्यू बन सकती है। क्योंकि अगर मान लो जैसे 13 पॉइंट ऐसा कुछ, अगर इसको सॉल्व करने के बाद मान लो कुछ इस तरह से आ गया वैल्यू की 13.62 इंटू 10⁻19 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये चीज लिखी जा सकती है 1.32 इंटू 10⁻20, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन में हम कह सकते हैं सिर्फ पावर्स को ही देखकर कि क्योंकि पावर्स बहुत दूर दूर हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कितना, 10⁻20। पूरा इसको, इन पार्ट्स को पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होकर तुरंत सॉल्व होगा और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इन्होंने भी ये भी नहीं चाहते थे कि आप पूरा सॉल्व करो, नहीं तो फिर पूरी वैल्यूज देते, सिर्फ पावर पे पूछ लिया है तो सिर्फ पावर पे सॉल्व करके जो उसके नियर आ रहा हो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2020 कोविड में आया है और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अगर वैल्यू दे देता है ठीक है, नहीं भी देता तो आप 9 इंटू 10⁻9 रख सकते हैं। तो सीधा सीधा है, हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो लगाना है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे पास यहाँ इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, और एक हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, और दोनों कितनी डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं, वो डिस्टेंस आर दी है 1.6 एंगस्ट्रॉम, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो बेटा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये इसकी वैल्यू हो गई मीटर में। तो अब मेरे को यहां पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होगा पहले ये देख लो। तो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा अट्रैक्ट हो रहा होगा, प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होगा,
इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हो जाएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमारे को फार्मूला पता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलिए K की वैल्यू मेरे को पता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों पे चार्जेस सेम है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दोनों वैल्यू सेम ही है, तो इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। सर साइन नहीं लगाया माइनस का, बेटा माइनस का साइन सिर्फ फोर्स निकालता तो उसमें एक डायरेक्शन का सेंस देता, मेरे को फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही लेना देना है क्योंकि मुझे सीधे मैग्नीट्यूड में ही वैल्यू निकालनी है, तो नीड नहीं है। अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो गया आर स्क्वायर? आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, कहां गया इनके बीच की दूरी, ये रही सॉरी 1.6, तो ये बेटा हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। यहां पर भी पावर पावर ही सॉल्व करने से काम चल जाएगा, ये फोर्स आ गया तो अगर देख लो यहां से भी पावर पावर से ही काम करने से हो जाएगा, 1.6 से 1.6 स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? अगर इसको मैं कैलकुलेट करके देख लूं तो यहां क्या बचा, 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 स्क्वायर से 1.6 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा इंटू 10⁻⁻19 और क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है तो इंटू कर दिया 2 अपॉन, यहां पर देख लिया 1.6 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, नीचे बटा 10⁻⁻10 और क्योंकि इसका भी स्क्वायर हुआ है तो इंटू हो गया 2। तो जरा थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लो तो क्या हो गया, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 और ये हो गया इंटू 10⁻⁻19 टू जा 38, तो -38 और नीचे वाली पावर भी ये 20 हो गया होगा, ऊपर ले आए तो इंटू 10⁻, लिख सकते हैं कितना 20। अब तो ये सॉल्व करना आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या फोर्स पूछा है? नहीं, फोर्स नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स बराबर होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, ये रहा, कितना लिख दे 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, ये दोनों जुड़कर प्लस प्लस वाले जुड़ गए तो 9 और 29 माइनस हो गया 10⁻⁻38, मल्टीप्लाई में पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31। तो जरा फटाफट से सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? ये बेटा आ गया मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31, ज्यादा लिख दिया है यहाँ पर, ये माइनस होगा, मिसिंग है यहाँ पर, इतना तो मास होता ही नहीं है, तो ये -31 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10⁻29 इंटू 10⁻−38 इंटू 10⁻31। इसको क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? जरा फटाफट ट्राई कीजिए, कितना आ जाएगा? 31 में से चला गया, कितना 31 में से चला गया, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है बेटा, क्या कर लोगे? जल्दी से देख लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, चेक करो क्या आ रहा है, चेक करेंगे कितना आ रहा है। ऑप्शन आ रहा है क्या? ऑप्शन अगर आप सीधे सीधे देखो तो हमारे पास यहां से सॉल्व होकर बन गया 10⁻22, सीधा सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कठिन क्वेश्चन है? नहीं, सीधा फार्मूला लगा है बेटा। अगर फार्मूला याद है तो जो पूछा है उसको सीधा सीधा सॉल्व करना है, रिजल्ट निकलकर आ जाएगा। तो आप ये देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस में किस किस तरह के फार्मूले लग रहे हैं, ताकि जब भी आप इसको पढ़ें तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2017 दिल्ली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? तो कह रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। देखो, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा, इसने बोला कि डिफर कर रहा है, ऐसा बोल दिया है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। एक पर चार्ज है -E, ऑब्वियस सी बात है किस पर चार्ज रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहा होगा माइनस का,
और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बोल दिया कि E प्लस डेल्टा E का है, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कह रहा है कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस बोल दिया है, इज द अपार्ट इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है, देन डेल्टा ई इज ऑर्डर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और बोल रहा है कि नहीं, इसने बोला दो हाइड्रोजन एटम्स के, ओके, दो हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है, समझेंगे। एक हाइड्रोजन एटम में होगा क्या, एक हाइड्रोजन एटम में होगा क्या, एक हाइड्रोजन एटम में हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग चार्ज नहीं है, मतलब अलग अलग चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज नहीं है, तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक नेट चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कितना होगा, जो क्वेश्चन ने बोला है नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, वो कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम, तो भैया वो कितना हो जाएगा, तो वो टोटल हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -E, प्रोटॉन का चार्ज है E प्लस डेल्टा E, तो टोटल हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज आ गया दैट इज डेल्टा E, प्लस का डेल्टा E। अब मेरे पास यहां एक हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस का डेल्टा E, एक मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर भी चार्ज है मेरा प्लस का डेल्टा E, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनको डी डिस्टेंस पे रखा है, इनको डी डिस्टेंस पे रखा है, और इस तरह से रखा है कि जो नेट फोर्स आ रहा है किसका किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशन फोर्स का, इनका जो नेट फोर्स बन रहा है वो नेट फोर्स जीरो बन रहा है। कैसे, इस एक एटम को पकड़ लेते हैं, इस एक एटम को पकड़ लो, तो ये इस हाइड्रोजन एटम, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इस वाले को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अगर देखो तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये रिपेल करेगा, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा होगा Fe, लेकिन क्योंकि इनके पास मासेस भी हैं तो उस मास के कारण ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा Fg, ग्रेविटेशन कह दिया। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का जो नेट बन रहा है वो नेट क्या बन रहा है, वो नेट जीरो बन रहा है। और नेट जीरो कैसे बनेगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर दे। तो अगर मैं यहां पर कहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, G, ठीक, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला होता है, अगर नहीं याद है मैं अलग से लिख दे रहा हूं, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और यहां पर देखा जाए तो दूरी d हो गई है और जो मास हो गया वो हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा, तो G mh, हमने हाइड्रोजन एटम के मास को mh लिख लिया, इंटू mh मतलब mh स्क्वायर लिख सकता हूं, अपॉन d स्क्वायर बराबर हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। चार्जेस दोनों पर हाइड्रोजन एटम पे प्लस डेल्टा ई लिखा जा सकता है, k q1 q2 दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमको डेल्टा ई सॉल्व करना है, ये चीज लिखी जा सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर, इधर से आ गया जी एम एच स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा डेल्टा ई को अरेंज कर लो, डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज इधर गया, जी एम एच स्क्वायर। डेल्टा ई निकालना है, इसी का रूट हो जाएगा, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, का मतलब हो गया 1/9 इंटू 10 टू की पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है
9 इंटू 10 टू की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 टू की पावर 9। जी की वैल्यू जी क्या होता है, जी की बात कर लें तो जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 इंटू mh स्क्वायर। mh क्या है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना दिया है क्वेश्चन ने दिया है 1.67 इंटू 10 टू की पावर -27, इसका हो गया स्क्वायर। और डेल्टा ई निकाल रहे हैं तो पूरी इक्वेशन का बन जाएगा क्या, रूट। पूरी इक्वेशन का बन जाएगा रूट। ठीक, ये 2 कैंसिल कट रहा है, थोड़ा सा इसको इधर से ले लेते हैं। अब देखने में तो देखो बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है, देखने में तो ये हमको बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है, लेकिन बड़े आराम से प्यार से सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि मेरे को एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ पावर्स को ही सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको गौर करना है किन किन बातों पर, इसको देख लो, इसको देख लो और इसको देख लो, और इसका स्क्वायर है, इनको सिर्फ पावर्स को देख लो। सिर्फ पावर्स को देख लोगे तो भी आप आंसर देख चेक कर पाओगे कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट बैठ रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो पावर्स की अगर मैं कैलकुलेशन सिर्फ करूं, सिर्फ पावर की कैलकुलेशन करूं, मैं यहां पर ऊपर कर देता हूं, आप देखेंगे तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा कितना, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10 टू की पावर -9। ठीक, ऊपर जाएगा 10 टू की पावर -9, ये हो गया इंटू 10 टू की पावर -11, ये हो गया इंटू 10 टू की पावर -27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 27 इंटू 2। ठीक है, तो 27 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 54। और फिर इस पूरी चीज का बन जा रहा है क्या, रूट। मतलब जो भी इनकी पावर्स का सम करने के बाद आएगा, तो सम करने के बाद उसका 1/2 कर देंगे। तो देख लेते हैं 9, ठीक है, प्लस हो गया 11, प्लस कर लिया हमने 54, ये वैल्यू बैठ जा रही है 74, और इसका अगर हम डिवाइड कर लें तो ये तो बन गया रूट ऑफ कितना, 10 टू की पावर -74, और ये लिखा जा सकता है रूट ऑफ, रूट को अगर देखें तो 1/2 हो गया, तो ये लिखा जा सकता है 10 टू की पावर -74/2, जो कि बन गया कितना, जो कि बन गया -37। तो करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आंसर हमारा सही और ये आंसर गलत हो गया। तो अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, आपको ये पूरी कैलकुलेशन इस 6.679 और 1.6 इस सब को सॉल्व करने की नीड नहीं है। सिर्फ अगर आप पावर्स को भी सॉल्व कर लेते हो तो भी आपका आंसर बड़े आराम से निकल कर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो दो ही फार्मूले लगे हैं, एक तो F = Gm1m2/r² का, और F = जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है K(Q1Q2/r²) का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 चार्ज स्फीयर है और वो एक कॉमन पॉइंट पर मासलेस स्ट्रिंग जिसकी की लेंथ L है उससे लगे हुए हैं, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहां पर एक कॉमन पॉइंट पर 2 चार्जेस इस तरह से है जिसमें ये स्ट्रिंग की लंबाई दे दी है L, और इनके बीच की जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को दे दिया है D। ठीक, D डिस्टेंस से अपार्ट है, ये लाइन लिखी हुई है, डिस्टेंस D अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो दोनों पे चार्ज इस पर Q रहा होगा, इस पर चार्ज Q रहा होगा, और क्योंकि दोनों पर सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को बेटा रिपेल कर रहे होंगे। और यही बात क्वेश्चन ने लिखी भी है। क्या लिखी है कि 2 स्फेरिकल 2 आइडेंटिकल चार्जेस, दोनों चार्जेस सेम है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये रहा कॉमन पॉइंट, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। L स्ट्रिंग की 2 रोप हैं, इनसे लटके हुए हैं, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, शुरुआत में D डिस्टेंस पर है। ठीक, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। ठीक बात है। द चार्जेस बिगिन टू लीक,
इनसे चार्जेस ने लीक करना शुरू कर दिया। ठीक है, चार्जेस लीक करने से क्या हो रहा होगा? चार्जेस लीक करने से चार्ज की वैल्यू कम हो रही होगी। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू कम हो रही होगी तो बीच का रिपल्शन फोर्स भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। रिपल्शन फोर्स कम हो रहा होगा तो बीच का सेपरेशन भी कम हो रहा होगा। ठीक है, तो चार्जेस लीक कर रहे हैं कांस्टेंट रेट से, अच्छी बात है। ठीक, जिसके कारण इसने बोला कि स्फीयर्स एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे कहता है कि v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर s। तो v और x के बीच क्या फंक्शन बनेगा, इसको लेकर मेरे को जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया कि दो स्फीयर्स हैं और l लेंथ से ऐसे एक दूसरे से पार्ट है, d डिस्टेंस पर रिपेल कर रहे हैं इसलिए दूर दूर है। चार्जेस लीक कर रहे हैं जिससे चार्जेस कम हो रहे हैं, रिपल्शन फोर्स कम हो रहा होगा और ये पास आ रहे होंगे। और ये पास आ रहे हैं किस स्पीड से? v स्पीड से। तो वो जो v है वो इनके बीच का सेपरेशन x किसी इंस्टेंट पर होगा, उसके साथ कैसे वेरी कर रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने कहा कि चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते कैसे। यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट था जिस पर ये लगे हुए थे और इस पर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये एक था स्फीयर और ये यहां पर दूसरा वाला लगा हुआ था और ये यहां पर मैंने मान लिया कि इधर जो ये एंगल बना रहा है वर्टिकल लाइन से, ये एंगल है थीटा। एक कैलकुलेशन करते हैं। मैंने कहा कि इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, एक इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इसके कारण रिपल्शन फोर्स है F। यही तीनों फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम में है और ये इस समय बिल्कुल रेस्ट पर रहा होगा। लीक करने के बाद मोशन आया होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन बन रही होगी। मैं एक काम करता हूं, इस T के कंपोनेंट कर लेता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहां से देखेंगे तो थीटा हो जाएगा। ये जेड बन रहा है देखो, तो ये भी थीटा होगा। इस T के कंपोनेंट करते हैं। T के कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट वर्टिकल में आ गया T, इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये एंगल आ गया T कॉस थीटा, और इसके साथ इधर आ गया कितना T साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगी? तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं कि T कॉस थीटा mg के बराबर है। लिख देते हैं T कॉस थीटा mg के बराबर है। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और दूसरी इक्वेशन मेरी होगी कि T साइन थीटा जो है वो मेरी बराबर हो गई जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F के। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब अगर मैं 2 में 1 की को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास T जो एक अननोन आया हुआ है वो हट जाएगा। तो हमने 2 को डिवाइड कर दिया बेटा 1 से। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो आपको और समझ में आएगा। तो इससे इसको डिवाइड किया तो T से T कैंसिल आउट हुआ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा, और इधर देखेंगे तो F अपॉन mg। तो मेरे पास ये एक बड़ा काम का एक्सप्रेशन आ गया यहां पर। टेन थीटा जो है वो F अपॉन mg के बराबर आ गया। F मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, mg जो ग्रेविटी के कारण नीचे पुल आ रहा था। इससे मैं अब क्वेश्चन को आगे ले जा सकता हूं और कैसे उसको देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू मेरे F अपॉन mg आ गई। अब जरा मैं देखूं यहां टेन थीटा क्या है। तो अब यहां पर मैं देखूं कि ये एंगल मेरा थीटा है, ये लेंथ मेरी L थी, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो मेरी अभी d/2 है। ठीक, और ये बची हुई यहां पर जो दूरी है वो मेरी d/2 है। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं समय के साथ। इसके ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है, थीटा एंगल चेंज हो रहा है। ये दूरी अगर मैं मान लेता हूं y है तो क्या मेरी y डिस्टेंस चेंज होगी? अगर ये पास आ रहे हैं तो क्या मेरी y डिस्टेंस चेंज हो रही है? अगर ये मेरे पास आ रहे हैं तो मेरी इस लाइन पे ये y डिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं? लगभग कांस्टेंट है। इस y पर, इस y को मैं लगभग कांस्टेंट के जैसे ट्रीट कर सकता हूं। लगभग मेरा कांस्टेंट है क्योंकि इसने एक कंडीशन दी है कि d की जो वैल्यू है वो L के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। मतलब ये बहुत पास है। हमने डायग्राम में इतना दूर दूर दिखा दिया है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत पास ही पास है। तो जो ये दूरी है और ये जो L है ये लगभग मेरा बराबर है। तो y मेरा लगभग, जब ये पास आ भी रहे होंगे तो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा, मैं उसको लगभग कांस्टेंट मान के चल सकता हूं। ठीक,
तो अब अगर मैं देखूं कि किसी टाइम टी पर क्या सिचुएशन बैठी होगी, तो किसी टाइम टी पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कुछ जो है मैं कह सकता हूं कि अभी यहां से कुछ x, इनके बीच की जो दूरी है वो कुछ x हो गई होगी, और अगर इनके बीच की दूरी कुछ x हो गई है तो अब जो थीटा बन रहा होगा वो मेरा टेन थीटा क्या बन रहा होगा, उस वेरिएबल को मैं लिखूं तो टेन थीटा की वैल्यू मेरी बन रही होगी, इस इक्वेशन से देख लें तो f बाय एम जी। टेन थीटा में इन जनरल क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये दूरी होगी मेरी x बाय टू, यहां से यहां तक की दूरी में मान लेता हूं y, तो टेन थीटा में लिख सकता हूं y अपॉन x बाय टू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिख सकते हैं x बाय टू अपॉन y। F कितना लिख सकते हैं इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो F कितना हो जाएगा। तो अगर कोई वेरिएबल चार्ज इस समय इनके पास Q है, लेट सपोज, तो वो Q वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, और इस समय इनके पास Q है, तो कितना लिख सकते हैं K Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये मेरा वेरिएबल चार्ज के साथ इसका फोर्स बन गया होगा अपॉन mg। अब मैं थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी बनाना चाहता हूं, mg मेरा चेंज नहीं हो रहा है, k ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। y की वैल्यू मैंने बोल दी आपको कि लगभग फिक्स ही रहेगी, वो भी चेंज नहीं हो रही होगी जब ये पास आ रहे होंगे। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि प्रोपोर्शनलिटी को अगर देखूं तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहां इसके साथ आ गया, तो ये बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब, ठीक है, और ये 2y mg के कांस्टेंट हो गया, एक्स क्यूब मेरा बन गया क्यू स्क्वायर के बराबर, या मैं कह सकता हूं कि q जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 3/2 के बराबर। तो मेरी चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी x के साथ ये बन गई, चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी x के साथ ये बन गई। अब अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा ये चार्ज वेरिएबल है, ये चार्ज वेरी कर रहा है क्योंकि ये लीक कर रहा है, और डिस्टेंस भी कम हो रही होगी, तो मेरा x भी वेरिएबल है। तो अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि dq बाय dt, ये वो टर्म आ गया जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो गया d बाय dt ऑफ x की पावर 3/2, और इसको थोड़ा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं पीछे नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं कि dq बाय dt प्रोपोर्शनल बना d ऑफ dt ऑफ x की पावर 3/2, इसको सॉल्व करते हैं, dq बाय dt प्रोपोर्शनल बना x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x की पावर n d ऑफ dx, अगर इसका निकालते हैं तो ये लिखा जाता है n x की पावर n-1, और अगर इसको t के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो d ऑफ dt ऑफ, अगर मुझे निकालना हो x की पावर n, तो ये लिखा जा सकता है n x की पावर n-1, और फिर x डिफरेंशिएट होकर बनता है dx बाय dt। तो जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3/2 बाहर आ गया, n x की पावर n-1, दैट इज x की पावर 3/2 -1, और फिर से x डिफरेंशिएट होगा, दैट विल बिकम dx बाय dt। dq बाय dt क्या है, dq बाय dt मेरा वो रेट आ गया जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है, और क्वेश्चन ने बोला कि चार्ज के लीक होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, तो वो अगर मेरा कांस्टेंट है तो dq बाय dt भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल, ये पूरा कांस्टेंट ही है, तो यहां पे देखें 3/2 भी कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल में चला गया, x की पावर क्या बन गया, ये अगर देखो तो 3/2 -1, तो ये हो गया आपकी x की पावर 1/2, और dx बाय dt क्या हुआ, dx बाय dt का मतलब जिस रेट से दूरी कम हो रही है, और जिस रेट से दूरी कम हो रही है वही तो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस dx बाय dt को हम v लिख सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि v x की पावर 1/2 जो है वो हमारा बन गया कांस्टेंट। तो अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल हो गया 1/x की पावर 1/2, इस चीज को लिख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर -1/2। तो वेलोसिटी का x के साथ दूरी के साथ कैसे चेंज आ रहा है हम यहां से निकाल सकते हैं। ऑप्शंस पे देख लो, अगर तो ऑप्शन वाइज अगर देख लिया जाए तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, v प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2 ये हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा
डिफिकल्ट साइड है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा एक बार ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक बार आया हुआ है इसलिए हम इसको सीखेंगे जरूर। ये जो रिजल्ट है ये इस क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चन भी इन फ्यूचर पूछ लिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग आगे कहीं पे भी होगा तो यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। यहां जो इसका कॉमन पॉइंट बन रहा है, यहां पर ये दो पिथ बॉल्स सिंपल आप समझ लीजिए जैसे थर्माकोल्स की बॉल्स होती है ना, उस तरह की कोई चीज है, कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं और इक्वल लेंथ है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसकी भी लेंथ अगर एल है तो इसकी भी लेंथ एल है, और इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम में इनका सेपरेशन आर है। फिर कहता है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प एट हाफ ऑफ द हाइट, मतलब कि ये y हाइट थी और अब y/2 पर ये जो लेंथ हो गई है, ये y/2 लेंथ हो गई है, इस हाइट पर इसको क्लैंप कर दिया, इनकी लंबाई अभी भी l ही है, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा अब, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। तो हम बड़े आराम से इसको पिछले क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर देखें तो फिर से यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा होगा, और पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा कि रिपल्शन फोर्स यहां पर F, ठीक है, टेंशन T, तो अब और ग्रेविटी का फोर्स mg। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो सेम मैं कह सकता हूं कि टेन थीटा की जो वैल्यू रही होगी इसके लिए भी जो फोर्स है F/mg लिखा जा सकता है। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखो तो टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है, इस ट्रायंगल को देखो तो टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया r/2, बेस कितना हो गया, बेस लेंथ हो गई y, ये बराबर हो गया मेरा f का मतलब इनके बीच का फोर्स, तो अगर इस पर भी चार्ज q है, इस पर भी चार्ज q है, तो और बीच की दूरी r है, ये डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स जो होगा वो रिपल्सन फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा k q1 q2 दैट इज q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और एक ये mg पड़ा हुआ था तो mg डाल दिया। यहां से हम एक काम करते हैं, के क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो मुझे आगे काम आने वाली है। तो के क्यू स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू देख लूं तो के क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप देखो तो ये हो गया यहां पर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा आर क्यूब, और mg भी यही रहने देते के क्यू स्क्वायर बाय mg, क्योंकि ये मेरे लिए इक्वेट कराने में आसानी होगी जब मैं उसकी इक्वेशन बनाऊंगा। तो के क्यू स्क्वायर बाय mg मेरा बन गया आर क्यूब बाय 2y, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। चलो सेम टाइप से इसके लिए भी इक्वेशन देखें, तो अगर यहां पर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और इस पर ये फोर्स अब लग रहा होगा रिपल्शन फोर्स, मान लेते हैं कुछ f' लग रहा होगा, तो टेन अल्फा सिमिलरली क्या लिखा जा सकता है, ये पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया कैसे आता है रिजल्ट। टेन अल्फा इक्वल्स टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दूरी हो गई r'/2 और हमें r' ही निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि r'/2 और ये लंबाई हो गई मेरी कितनी, y/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और टेन अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा कितना, f'/mg। तो चलो इसको फर्दर सॉल्व कर ले, तो r'/y बराबर हो गया f' की वैल्यू कितनी होगी, इनके बीच का रिपल्शन फोर्स, दैट विल बिकम के क्यू स्क्वायर q1 q2 के क्यू स्क्वायर बाय बीच की दूरी का स्क्वायर, जो कि हो गया r' का स्क्वायर, और एक ये mg पड़ा हुआ था तो ये mg यहां से आ गया। अब बेटा यहां से फिर से हम के क्यू स्क्वायर बाय mg निकाल ले ताकि मैं उससे इक्वेट करा सकूं, तो के क्यू स्क्वायर बाय mg की वैल्यू हो गई, ये इधर गया r'³ बाय y। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं इक्वेट कराऊं के क्यू स्क्वायर बाय mg को इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं इक्वेट कराता हूं दोनों इक्वेशन से के क्यू स्क्वायर बाय mg को, तो मैं कह सकता हूं कि भैया r³ बाय 2y की वैल्यू बराबर होगी r' बाय y के। तो यहां से r' की वैल्यू कितनी होगी, y से y कैंसिल आउट हो गया, r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r' की वैल्यू अगर आप देखोगे
तो आर डैश की वैल्यू हो गई, ये आर डैश क्यूब होगा, आर डैश क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आर डैश क्यूब की वैल्यू हो गई आर क्यूब बाय 2y। अब बस बेटा आर डैश निकालना है अपने को, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट लोगे तो आर क्यूब का तो बन गया आर, और y मेरा कैंसिल आउट हो चुका था, तो आर क्यूब बाय 2, तो आर डैश की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ 2। तो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी फोर्थ भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक है, जिस मिस्टेक को हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है। क्वेश्चन ये बाद में बोनस दिया गया था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पर था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज करेंगे अगर पेंडुलम के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो। अगला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, क्या कह रहा है, हॉलो मेटल स्फीयर, हॉलो है, इसने बात बोली कि हॉलो मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है, अच्छी बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर। अब ये आर फ्रॉम सेंटर, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें देखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये स्फीयर के अंदर है या स्फीयर के बाहर है। चलो अगर मैं ग्राफ बना लूं तो थोड़ा मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। चार्जेस का अगर मैं वेरिएशन देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बाहर यहां तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा पूरे में, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा फार्मूला क्या निकल कर आता है, बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इससे आर दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा। हमने ग्राफ में भी वही दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है अगर आर के साथ बनाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर अगर इस रीजन में पूरे में देखा जाए तो अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, 0। तो अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि इस बात का मतलब है कि पॉइंट अंदर है, क्योंकि रेडियस से छोटी है दूरी तो पॉइंट अंदर है, तो क्या इंक्रीज कर रहा है अंदर, नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो गलत हो गया, ठीक है। देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं। दूसरा कह रहा है 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, तो ये यहां तक की तो बात सही है, यहां तक की बात तो सही है, और फिर फर्दर कह रहा है डिक्रीज एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब कि रेडियस से ज्यादा दूरी के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ये मुझे दिख भी रहा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अगले ऑप्शन को भी देख लें, 0 यहां तक की तो बात ठीक है, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, बट इंक्रीजेस लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, ठीक। और ये क्या कह रहा है, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, मतलब अंदर के पॉइंट के लिए कह रहा है डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, 2-3 फार्मूलों पर, फोर्स के फार्मूलों पर सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर थोड़ी कैलकुलेशन आपकी ठीक है और ये फार्मूले आपको याद है, वैल्यूज याद है कि भाई कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन इनके क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, पॉइंट चार्जेस है, पहली बात यहां पर गौर करेंगे, पॉइंट चार्जेस है ए एंड बी, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। यहां पर इस पर पॉइंट चार्ज है इस पर प्लस क्यू, और एक दूसरा चार्ज है बी पर जो है ये ए है, ये बी है, बी पर चार्ज कह रहा है माइनस क्यू, ठीक बात, यहां तक की बात हमने ड्रॉ कर ली। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, मैंने कहा ठीक है भाई किसी आर दूरी पर ये प्लेस्ड है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। और इनके बीच जो फोर्स बोला इसने वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स कितना बोला दोनों के बीच में, वो अट्रैक्शन फोर्स एफ है, तो ये मैंने अट्रैक्शन फोर्स एफ लिख लिया। अब अगर मैं बात करूं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ चार्ज ऑफ ए, इसका 25% चार्ज ए का उठा के दे दिया बी को, तो नया फोर्स क्या होगा ये बताना है। तो क्यू चार्ज का, ए का चार्ज क्या था, ए के ऊपर चार्ज था क्यू, तो क्यू चार्ज का 25% हुआ कितना, तो क्यू का 25%, तो क्यू का मतलब मल्टीप्लाई 25% मतलब डिवाइडेड बाय 100,
तो हो गया, कह रहा है Q/4। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव का Q/4 चार्ज यहां से निकालकर यहां ट्रांसफर कर दिया। तो अब एक बात बताओ, यहां कितना बचा? यहां से Q/4 तो निकाल दिया, तो Q/4 माइनस Q/4, Q माइनस Q/4, इतना चार्ज बचा। और इसको दे दिया तो इस पर चार्ज था -Q और प्लस दे दिया आपने कितना? Q/4। तो अब नया फोर्स कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, पहले फोर्स कितना था उसको देख लेते। तो पहले जो फोर्स की वैल्यू थी वो F बराबर हो गई होगी K Q1 Q2, ठीक है। तो ये भी Q, ये भी Q स्क्वायर। अब किसी ने कहा सर माइनस नहीं लगाया, माइनस साइन अगर मैं लगा देता तो एक फोर्स के एक्सप्रेशन में वो एक डायरेक्शन का सेंस दे रहा होता। मुझे यहां इंटरेस्ट है कि वैल्यू क्या है फोर्स की, तो माइनस साइन में नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। तो K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो ये मेरा F की वैल्यू इस तरह से डिफाइन है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर की जगह मैं F रख सकता हूं। इस क्वेश्चन में देखूं तो Q माइनस Q/4 कितना हो गया? इसमें से देखोगे तो ये बचा 3Q/4 और ये कितना हो गया? तो -Q प्लस Q/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया -4 और +1, तो हो गया कितना? -3Q/4। तो अब अपने को क्या करना है? अपने को बस इनके बीच का नया फोर्स क्या है वो निकाल लेना है। तो नया फोर्स अगर F डैश है तो F डैश की वैल्यू बेटा देखो कितना हो गया? तो K Q1 Q2 मतलब Q1 3Q/4, Q2 -3Q/4 और माइनस साइन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 बाय R स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया 9K स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 16 बाय R स्क्वायर। और KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की जगह क्या रखा जा सकता है? F। तो यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 9/16F। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? अगर मैं सारे ऑप्शंस देख लूं तो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, बेसिक फार्मूले पर ही बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था। जितनी जानकारी दी उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, इसको फॉल कराते हैं और किसी तरह की कोई ग्रेविटी और बाकी चीज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही ये फॉल कर रहा है। तो ये फॉल करता है और h डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब फोर्स किस तरफ लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स मैंने पीछे के क्वेश्चन में भी बताया कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इंटू E। अगेन माइनस साइन मेरे को एक डायरेक्शन का सेंस देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो मैंने ऑलरेडी इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया, तो मुझे मैग्नीट्यूड से मेरा काम चल जाएगा। तो जो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो फोर्स कितना लग रहा है? वो फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स टू E इंटू E। ठीक है, ये मेरा फोर्स लग रहा है और कह रहा है इसने h डिस्टेंस ट्रेवल की। आगे कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। डायरेक्शन रिवर्स कर दी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, वैल्यू सेम रखी। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। कह रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज कर दी, मगर अब प्रोटॉन को जो है, प्रोटॉन को हम फॉल करा रहे हैं और प्रोटॉन का भी चार्ज कितना रहता है? E चार्ज ही रहता है, मगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा? E इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पर जो फोर्स है, दोनों पर फोर्स जो है, दोनों ही जो कंडीशंस दी हैं वो सेम लगेंगी, दोनों पर फोर्स सेम लगेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो पहले हम देख लें टाइम ऑफ फॉल जो है वो होगा क्या। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाऊं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा,
तो मैं कह सकता हूं सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? सेकेंड इक्वेशन कहती है S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मेरा S तो हो गया h, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ा है, हाफ AT स्क्वायर। तो मेरा टाइम क्या हो गया? टाइम का रिलेशन यहां से देखें तो हो गया T इक्वल्स टू √2h/a। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में अगर देखा जाए तो F बराबर ma से अगर आप सोचो तो एक्सेलरेशन फोर्स के टर्म में क्या लिखा जा सकता है? तो 2h/a की जगह लिख सकते हैं F/m। तो अब हम कंपेयर कैसे कराएं टाइम का? h दोनों के केस में सेम है, तो h दोनों के केस में सेम है, तो दोनों के केस में ही सेम है। F भी दोनों पे देखो, इस पे भी EE और EE लग रहा है, सेम है, तो ये पूरा टर्म तो दोनों के लिए सेम है, मतलब टाइम डिपेंड करेगा मास पर। तो हम कह सकते हैं कि T जो है वो प्रोपोर्शनल है √m इन दोनों के कंपेयर कराने के लिए। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम है उसको टाइम कम लगेगा। तो अब जरा सोच कर देखो, हमको क्या क्वेश्चन पूछा है? हमको अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, इसका मतलब जो टाइम इलेक्ट्रॉन के फॉल को लगेगा वो प्रोटॉन के फॉल से क्या होगा? कम होगा। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो क्वेश्चन कह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को जो फॉल होने का टाइम है वो कम है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 3 ऑप्शन ग्रेटर दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल से आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दे दी है, और कह रहा है कि टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 4 न्यूटन मीटर का, 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और यहां पर मेरे को दे दी है कि ये जो डायपोल की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जहां पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको अपन मीटर में चेंज कर लेंगे और ये लिख लेते हैं कि लेंथ होगी डायपोल की 2 × 10⁻² मीटर। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है P क्रॉस E। फार्मूला वाइज इसको देख ले तो टॉ की वैल्यू होती है PE sin थीटा, थीटा P और E के बीच का एंगल होता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है डायपोल का चार्ज इंटू डायपोल की लेंथ, डायपोल का चार्ज इंटू डायपोल की लेंथ, ठीक, इंटू E इंटू साइन थीटा। बस अब वैल्यू डालते जाना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखते जाओ। टॉर्क दिया हुआ है टॉर्क, टॉर्क कितना दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 न्यूटन मीटर, ठीक है, डाल देंगे टॉर्क की वैल्यू। चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज हमें निकालना है, चार्ज हमें निकालना है, तो Q मेरा अननोन है तो Q निकाल लेंगे। L कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ डायपोल 2 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, डाल देंगे वैल्यू ये भी। और थीटा दिया हुआ है मेरे को 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/2, साइन 30 होता है 1/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये सारी की सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 = Q × 2 × 10⁻, L की वैल्यू डाल रहा हूं -2, E की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 10⁵, साइन थीटा हो गया 1/2। चलो सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 × 2 = 4 यहां पर आ गया। Q की वैल्यू कितनी हो गई? Q की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां से कितनी आ रही है, Q की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहां से कितनी आ जा रही है, तो मेरा Q का वैल्यू हो गया कितना? Q का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है, और ये आ जाएगा, तो इधर ये बचा कितना? 5 - 3, 5 - 3 का मतलब हो गया 5 - 3 का हो गया 5 - 2 का मतलब हो गया 3, और अपॉन में आएगा तो 10⁻3, तो लिखा जा सकता है 2 × 10⁻³ कूलम। अब अगर इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शंस मेरे को मिली कूलम्स में दिए हैं, तो यही चीज लिखी जा सकती है 2 मिली कूलम।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। बहुत सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सीधे इस फार्मूले पर ही बेस्ड ही क्वेश्चन, वैल्यूज डालनी है और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा हमारे पास, और गॉस थ्योरम से आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का ये क्वेश्चन, और कह रहा है कि इफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds जीरो हो, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds जीरो हो, क्लोज इंटीग्रल ये मतलब हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, ये अपने आप में पूरी चीज क्या होगी? गॉस थ्योरम से देखो या सिंपल डेफिनेशन से भी देखें तो ये पूरी चीज हमारी हो गई क्या? फ्लक्स। और अगर ये फ्लक्स हो गई तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि ई डॉट ds बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मेरा ई डॉट ds पूरा जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, ई जीरो हो रहा है ये मतलब नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन फ्लक्स, कंबाइंड फ्लक्स मेरा जीरो होगा, और मेरा टोटल फ्लक्स जीरो है तो किसी तरह का कोई भी सरफेस ने चार्ज इंक्लोज नहीं किया होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, कोई जरूरी नहीं है, इससे मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये सही नहीं बात है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस ऑल्सो नोन एज टोटल फ्लक्स, कि टोटल फ्लक्स फाई कितना है? एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। तो अगर एंटरिंग फ्लक्स मेरा मान लेते हैं नेगेटिव है तो लीविंग फ्लक्स मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स हो गया कितना? जीरो। जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही फ्लक्स लीव कर गया, तो फ्लक्स बना कितना उस पूरी सरफेस के ऊपर? जीरो, क्योंकि एक एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव अगर मान लिया, लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव मान लिया, तो दोनों मिलकर टोटल फ्लक्स कर दिया जीरो। और ई डॉट ds जीरो होने का मतलब भी यही है कि ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज मैथमेटिकली अगर इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ें तो ये फ्लक्स लिखा हुआ है, और ये कह रहा है फ्लक्स जीरो है, तो टोटल फ्लक्स जीरो है, तो मेरा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, पहले वाले ही ऑप्शन को ही रिपीट करके लिख दिया है, गलत है, ये भी जरूरी नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, अगर टोटल फ्लक्स जीरो हो रहा है तो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू इंक्लोज जीरो होगा, चार्ज इनसाइड जीरो होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हाँ, अगर ये लिखा होता कि सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो बन रहा है तो वो, या इंक्लोज्ड चार्ज जीरो है, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से देखते हैं। गॉस लॉ के ऊपर एक और क्वेश्चन, जो बातें हम लोगों ने की है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जरा इस पर देखें। तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, क्या फार्मूला है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, मतलब फ्लक्स जो है वो बराबर है चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसमें से देखूं तो यहां से मुझे दिख रहा है कि एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड है, ये दिख रहा है, लेकिन ये अकेला एरिया ऑफ सरफेस पर नहीं है, ई डॉट ds मिलकर डिपेंडेंसी बना रहे हो, और जैसे ही ई डॉट ds लेते हो तो वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ना सरफेस रहा, एरिया रहा, वो मिलकर एक फ्लक्स बन गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, ई डॉट ds फ्लक्स इंक्लोज चार्ज के बराबर होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है, ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। शेप पर कोई फर्क पड़ता नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। वॉल्यूम पर भी कोई फर्क पड़ता नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मणिपुर एग्जाम में आया हुआ है, 2023 का ये क्वेश्चन है, और ये भी फ्लक्स के ऊपर ही है। गॉस थ्योरम से ही निकलता है कि एक चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब। तो एक क्यूब है, एक क्यूब इस तरह से देख लेते हैं, एक क्यूब है, काफी फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लासरूम में भी पढ़ा होगा, और कह रहा है फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी ऑफ इट्स फेस, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताना है,
और चार्ज जो प्लेस किया है, तो चार्ज कहां पर प्लेस किया है? चार्ज प्लेस किया है सेंटर पर। तो सेंटर पर चार्ज प्लेस है, क्यू चार्ज सेंटर पर प्लेस है, बिल्कुल। और जैसे कोई क्यूब है तो उसके अगर सेंटर पर प्लेस है और उससे चारों तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो फ्लक्स हर फेज से जो है बराबर बराबर पास होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना क्यूब से पास करेगा? टोटल फ्लक्स जो पास करेगा क्यूब से वो हो जाएगा चार्ज इंक्लोज, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फेस कितनी है? क्योंकि सेंटर पर है तो सारे फेसेस से सिमेट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो एक क्यूब में कितनी फेस है? तो आप अगर काउंट करो तो एक क्यूब में आप रूम पे भी काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस है और हर फेस से बराबर फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स जो है एक फेस से कितना पास होगा? फ्लक्स पर फेस कितना होगा? तो ये टोटल है, एक फेस से कितना करेगा? तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/6। तो ये हमारा एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स हो गया अगर चार्ज सेंटर पर, किसी क्यूब के सेंटर पर रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? क्योंकि माइक्रो कूलम में है और यहां पर जो है एसआई यूनिट में इसने पूछा है रिजल्ट, तो बस क्यू को माइक्रो कूलम में अगर चेंज करेंगे तो ये कूलम में क्या हो जाएगा? इसको लिखा जा सकता है क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो चार्ज की जगह इस वैल्यू को डाल देंगे, कौन सा आंसर आ जाएगा? Q/6। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1/6 पार्ट जो है वो एक फेस से पास करेगा। अगर कहता कि ओवरऑल कितना पास करेगा तो वो हो जाता Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, ये मान लेते हैं दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं और जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी एक की लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसकी माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, इनके बीच की दूरी लिख दी है इसने कि 2r है। और ये कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बताना है इन दोनों लाइन चार्जेस के। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण इस दिशा में होगा, पहले तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, और कितना होगा वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो कि यहां से r दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 कह देता हूं, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इसी तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगा, वो हमने कह दिया E2 है। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2, वेक्टर वाइज जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड है उनको जोड़ देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? ये है r, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक, प्लस इसके कारण कितना होगा? लैम्डा बाय, वैल्यू वाइज लिख रहे हैं, माइनस साइन खाली डायरेक्शन को दिखा रहा है तो वहां मत डालना, ऑलरेडी हमने यहां डायरेक्शन कंसीडर कर ली है। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सॉल्व कर लो जरा इसको तो देख लो भाई क्या रिजल्ट बन जा रहा है। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 लैम्डा आपस में ऐड हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? करेक्ट आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट एक क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो सीधे सीधे यूज करना है, फार्मूला लगाना है और सीधे सॉल्व कर देना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पिछले 10 सालों में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, और आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चंस में बहुत कुछ बेसिक फार्मूले ही थे जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कह रहा है कि 2015 का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड गिवन बाय E इक्वल्स टू AR। A कोई कांस्टेंट और R वेरिएबल है। चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर पे कंटेन कर रहा है, ऑफ रेडियस A, सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। पूछा क्या है इसकी बात कर ले।
तो ये पूछ रहा है कि इसने बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में है और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी एक चार्ज स्फीयर से, मतलब चार्ज स्फीयर का वो डिफाइन हो रहा है। तो अगर आप सोचो तो सॉलिड स्फीयर, जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका जो चार्ज होता है, उसका जो फील्ड होता है, उसी के जैसा कुछ कुछ जानकारी लिखी है। क्योंकि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के फील्ड की बात करो तो वो इस तरह का फील्ड आता है, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड आता है, ठीक, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड आता है चारों तरफ। तो यहां पर भी वही बोल रहा है कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है कि बराबर है ए आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ए आर के और इसके किसी अंदर के किसी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर, यहां से अगर मैं कहूं कि आर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इस स्फीयर का रेडियस ए है और चार्ज क्यू है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है इस पॉइंट पर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है, जो डिफाइन है, वो फार्मूले से डिफाइन है कितनी, के क्यू बाय जो रेडियस है ए क्यूब इंटू स्मॉल आर। और अगर आप कम देखोगे तो यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ई इक्वल्स टू ए आर। ए कोई कांस्टेंट है और ये टर्म भी देखा जाए के क्यूब बाय ए क्यूब, तो ये भी इस वेरिएबल आर के लिए ये टर्म कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज स्फीयर पर कांस्टेंट होगा, स्फीयर की रेडियस जो है वो कांस्टेंट होगी। तो हम यहां से ही इसी बात को ही उसने बस थोड़ा दूसरी तरीके से लिख दिया है। तो क्वेश्चन कहता है कि फिर से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियल आउटवर्ड। देखिए रेडियल आउटवर्ड है और गिवन एज ई इक्वल्स टू ए आर। उसने ए को ठीक से बताया नहीं कि ए क्या है, तो ए बेसिकली यही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब कहता है कि अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, इस स्फीयर ए के पास एक चार्ज है, ठीक है, और वो पूछता है कि सेंटर एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे हो गया, ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। तो चार्ज की क्या वैल्यू होगी ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको चाहिए क्यू, क्यू कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये लिख लिया, मुझे जो फार्मूला पता था। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, उसने दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया कितना, ए आर। तो जरा अगर मैं यहां से देखूं तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। के की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए क्यूब, बराबर हो गया मेरा ए के। तो कैपिटल क्यू चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो क्यू बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू ए। तो क्या हो गया मेरा राइट आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू ए। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस सेशन के लिए इतना ही। जितने भी पिछले 10 सालों में PYQs आए थे वो मैंने आपको यहां बता दिए हैं। इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस या किन फार्मूलों पर क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, उन फार्मूलों को अच्छे से ध्यान रख सकें और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम में बिल्कुल सही हो, अगर इस चैप्टर से आता है। ठीक है, थैंक यू। जल्दी ही हम लोग अगला जो आपका टॉपिक आएगा, अगला जो चैप्टर आएगा, उसके PYQ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।